वेलकम टू सक्सेस साइन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे, अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए हम लोग को पढ़ना है। हम लोग संस्थाएं पढ़ रहे हैं ना। हम लोग कुछ योजनाओं को देखे हम लोग, और जो महान व्यक्तित्व जो है उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा एक्सटेंशन में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आना तय है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, कुछ संस्थाओं के, जो कि हम लोगों ने WHO और यूनिसेफ और क्या है FAO, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अब हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे यूनेस्को के बारे में। क्या पढ़ना है, यूनेस्को। किसके बारे में पढ़ेंगे, यूनेस्को के बारे में पढ़ना है। अच्छा, ये यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है, पहले इसको जानेंगे, उसके बाद इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये सब देखेंगे। पहले यूनेस्को का फुल फॉर्म देखते हैं। यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशंस, नेशंस एजुकेशनल, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल क्या है कि साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। साइंटिफिक एंड एजुकेशनल, एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर ये पूछा जाए कि संस्कृति के लिए और शिक्षा के लिए ना, और क्या है कि संस्कृति के लिए, शिक्षा के लिए और क्या कुछ विज्ञान से संबंधित, इस पर कौन कौन सी संस्था काम कर रही है, अगर सिर्फ यही पूछ लिया जाए कि शिक्षा के लिए कौन सी संस्था काम कर रही है, तो आप क्या कहेंगे कि यूनेस्को। यूनेस्को जो है ये शिक्षा के लिए, ये संस्था शिक्षा के लिए काम करती है। और उसके बाद देखेंगे इसका इसका क्या हिंदी में इसका मतलब क्या है कि यूनेस्को का शिक्षा, वैज्ञानिकता, और हमने क्या कहा, शिक्षा और साइंटिफिक यानी वैज्ञानिकता, वैज्ञानिकता और क्या है सांस्कृतिक कल्चरल, ये इन तीनों पर क्या करती है कि इन तीनों पर काम कर रही है। कौन कौन सी, शिक्षा हो गया एजुकेशनल, और साइंटिफिक यानी वैज्ञानिकता, और संस्कृति जो है यानी कल्चरल, इन तीनों पर काम कर रही है। अब इसका हिंदी में मतलब देखते हैं, इसका हिंदी में अर्थ क्या होता है, इसको जानेंगे। लेकिन पहले इसको देखते हैं कि यूनेस्को जो है, यूनेस्को किसका है, किससे जुड़ा हुआ है। तो जैसे हम लोगों ने WHO को देखा, हम लोगों ने यूनिसेफ को देखा, हम लोगों ने इन सब चीजों को देखा, तो ये सब क्या है, ये सब किसके अंग है, तो ये सब जो है किसके अंग है, UNO के। तो यूनेस्को भी जो है किसका अंग है, UNO का, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग जो है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका अंग है। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना की बात करेंगे तो स्थापना कब हुई थी, तो 16 नवंबर 1945 को किसकी स्थापना हुई थी, यूनेस्को की। तो यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी, 16 नवंबर 1945 को हुई थी। और यह वो समय था जब जो है द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था। मतलब आप देख रहे हैं काफी संस्थाएं बनाई गई द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ना। तो ये क्या है, ये भी तब का समय था कि जब द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो समाप्त हो चुका था। तो द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था। तो इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। आगे हम लोग देखते हैं कि इसकी स्थापना हुई, और उसके बाद ये भारत जो है, भारत यूनेस्को का सदस्य कब बना, यूनेस्को का सदस्य कब बना, 1946 में। भारत यूनेस्को का सदस्य एक साल बाद 16 नवंबर 1945 को स्थापना हुई थी, और भारत जो है 1946 को यूनेस्को का सदस्य बन गया था। और इसका क्या है मुख्यालय, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है, तो मुख्यालय की बात करेंगे तो इसका मुख्यालय जो है वो पेरिस है, पेरिस यानी फ्रांस। तो इसका मुख्यालय की फ्रांस है। और यूनेस्को के अगर सदस्य देश की बात करेंगे तो यूनेस्को के सदस्य देश में कौन कौन से आते हैं और कितने होते हैं, तो इसके बारे में चर्चा होगी। तो ये देखते हैं, यूनेस्को के
सदस्य देश में, यूनेस्को के सदस्य देश में कितने आते हैं? तो इसमें 2 पर्यवेक्षक जो है, और ये पर्यवेक्षक क्या होते हैं? वो निरीक्षण का काम करते हैं। तो कितने आते हैं यूनेस्को के सदस्य देश में? कितने आते हैं? 2 पर्यवेक्षक आते हैं, 2 पर्यवेक्षक। ये पर्यवेक्षक जो होते हैं ये निरीक्षण का काम करते हैं। उसके बाद देखेंगे कि ये पर्यवेक्षक होते हैं और 193 सदस्य देश हैं। इसमें क्या है? 193 सदस्य देश में भी भारत है। जैसे हम लोग सबका पढ़ रहे थे सदस्य देश की संख्या, वैसे इसके भी क्या है? 193 सदस्य देश हैं, और जिसमें क्या है? भारत भी इसका सदस्य देश है ना, किसका? यूनेस्को का। उसके बाद देखते हैं कि हमने ये देखा 193 सदस्य देश हैं, भारत भी है, और कितने? 11 सहयोगी देश हैं। 11 सहयोगी देश हैं, 11 सहयोगी देश हैं। तो यूनेस्को के सदस्य देश में हम लोग देख रहे 2 पर्यवेक्षक आते हैं जो निरीक्षण का काम करते हैं। 193 सदस्य देश हैं और 11 जो है वो सहयोगी देश है। उसके बाद अब हम लोग क्या देखेंगे? यूनेस्को के कार्य। तो यूनेस्को के कार्य में हम क्या देखेंगे? इनके कार्य क्या हैं? तो जैसा कि हम लोगों ने समझा कि शिक्षा के क्षेत्र में ये काम करता है, संस्कृति के क्षेत्र में काम करता है ना, तो ये सब चीजें तो हम लोग समझ ही रहे हैं, जो कि इसके नाम में ही छिपा है। क्या क्या? शिक्षा, संस्कृति और वैज्ञानिकता। ये 3 तो इसके नाम में ही छिपे हैं। 3, शिक्षा, संस्कृति और वैज्ञानिकता। जैसा कि इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक और क्या है? कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये तो इसके नाम में ही छिपा है, शिक्षा, संस्कृति और वैज्ञानिकता। अच्छा, हमने इसके कार्य में देखा, तो इसका कार्य क्या है? संचार और संस्कृत शिक्षा। संचार के क्षेत्र में, और किसके? संस्कृति शिक्षा और क्या? समाज विज्ञान और क्या है कि प्रकृति को शक्तिशाली बनाना। ये किसका कार्य है? यूनेस्को का कार्य है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि इसके कार्य में है क्या? वैश्विक धरोहर का संरक्षण। किसका काम है? यूनेस्को का काम है। मतलब जो धरोहर है, जो भी क्या है, जो पार्क वगैरह है, जो भी इमारतें हैं, उनका क्या है कि संरक्षण करना, ये भी किसका काम है? तो यूनेस्को का काम है। जो भी पार्क है, इमारत है, इन सब का संरक्षण करना यूनेस्को का काम है। तो हमने क्या समझा कि किसकी? वैश्विक धरोहर का संरक्षण करना यूनेस्को का कार्य है। तो वैश्विक धरोहर का संरक्षण करना किसका कार्य है? यूनेस्को का कार्य है। और यहाँ पर देखेंगे जैसे कि अब ये वैश्विक धरोहर क्या है? हमने समझा कि पार्क है, इमारतें हैं, इन सब का संरक्षण, मतलब इसमें नुकसान ना हो कुछ, ये उसी तरीके से बनी रहे, इसकी देख रेख मरम्मत करना सब किसका कार्य है? यूनेस्को का कार्य है। उसके बाद हमने क्या समझा? साक्षरता बढ़ाने वाले, क्योंकि जैसा इसके नाम में ही है एजुकेशनल ना, एजुकेशनल जब इसके नाम में ही यानी शिक्षा के लिए ये काम कर रहा है, तो साक्षरता बढ़ाने वाले क्या करता है कि वाले कार्यक्रमों का आयोजन करता है। कार्यक्रमों का आयोजन करता है। अब तीसरे नंबर पर देखेंगे, इसमें क्या है कि उसके बाद 332 सेल्फ हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी स्वयंसेवी संगठन, यानी क्या है के साथ मिलकर काम करता है, के साथ मिलकर काम करता
है। और इसका कार्य क्षेत्र हम लोग देखेंगे। इतना हम लोगों ने इसके कार्य के बारे में समझा, जो कि इसके नाम में ही छिपा है। ये शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा है, सांस्कृतिक के क्षेत्र में काम कर रहा है। और जो अगर शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा है तो जो भी साक्षरता बढ़ाने वाली, जिससे क्या है कि साक्षरता मतलब सभी लोग पढ़ सके, इसके जो भी कार्यक्रम होंगे, जो भी आयोजन होंगे, सब क्या है, कौन करेगा? यूनेस्को यूनेस्को करेगा ना। तो ये शिक्षा के क्षेत्र में और क्या है, संस्कृति के क्षेत्र में, कि इसे सबकी संस्कृति जो है वो बनी रहे, इसका भी वो ध्यान रखेगा। और क्या है, वैज्ञानिकता के क्षेत्र में, इन तीनों के क्षेत्र में इसके नाम से ही पता चल रहा है ये काम कर रहे हैं। और 332 सेल्फ हेल्प ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर भी ये काम करता है। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इसके कार्य क्षेत्र की बात करेंगे। तो कार्य क्षेत्र में इसके नाम में ही है, क्या है, शिक्षा है, और क्या है, संस्कृति है, और क्या है, वैज्ञानिकता है। शिक्षा, संस्कृति, प्रकृति विज्ञान है, और क्या है, प्रकृति विज्ञान है, और सामाजिक विज्ञान, और क्या है कि संचार के क्षेत्र ये है। तो ये इसके कार्य क्षेत्र क्या है, शिक्षा, संस्कृति, प्रकृति विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और संचार के क्षेत्र, ये इसके कार्य हैं। अब इसका उद्देश्य देखेंगे। शिक्षा संस्कृति के इसका उद्देश्य क्या है? शिक्षा संस्कृति के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से, शिक्षा संस्कृति के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से शक्ति की स्थापना कर रहा है। तो ये क्या है, इसका उद्देश्य है किसका, यूनेस्को का। तो हमने मतलब मुख्य रूप से देखेंगे तो इसका काम क्या है ना, शिक्षा के क्षेत्र में, संस्कृत क्षेत्र में और वैज्ञानिकता के क्षेत्र में कार्य करना। ठीक, ये मुख्य हो गया। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। भारत कब से काम करने लगा? तो भारत जो है इसका यूनेस्को का सदस्य कब बना? 1946 में। उसके बाद हमने क्या समझा कि इसका फुल फॉर्म क्या है, ये हम लोग देखेंगे। और क्या है, इसके सदस्य देश कितने हैं वो हम लोग समझेंगे। और भी क्या है, बहुत ज्यादा डीप जो है यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ये क्या है, इतना हम लोगों ने इसके कार्य को देखा, ये सब चीजें देखी। अब हम लोग क्या देखेंगे कि कुछ, ये हम लोगों ने इतनी चीजें देखी। अब हम क्या देखेंगे कि ये मैकब्राइड कमीशन क्या है। ये मैकब्राइड कमीशन क्या है? मैकब्राइड कमीशन। तो देखिए, ये मैकब्राइड कमीशन जो है ये अंतर्राष्ट्रीय संचार में क्या करता है कि मदद करता है। ये क्या करता है, ये अंतर्राष्ट्रीय संचार में मदद करता है। तो मैकब्राइड कमीशन ये अंतर्राष्ट्रीय संचार में मदद करता है, यानी कम्युनिकेशन में आने वाली जो भी बाधाएं हैं उनको यह दूर करता है। किसमें? कम्युनिकेशन में आने वाली, या ये भी कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय संचार में मदद करता है, बाधाओं को दूर करता है, बाधाओं को दूर करता है। तो ये जो भी इसमें आती हैं बाधाएं, उसको क्या करता है, उनको मतलब उनकी समस्याओं का अध्ययन कर बाधाओं को दूर करता है। किसका? समस्याओं का अध्ययन करके, समस्याओं का अध्ययन करके क्या करता है कि बाधाओं को दूर करता है। अंतर्राष्ट्रीय संचार में ये मदद करता है और उनकी समस्याओं का अध्ययन करके क्या करता है कि बाधाओं को दूर करता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना की बात करेंगे तो 1977 में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? मैकब्राइड कमीशन की। एक बार इसको फिर समझिए, ये अंतर्राष्ट्रीय संचार क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संचार में मदद करता है। जो भी इसे अंतर्राष्ट्रीय संचार मतलब क्या होता है कि जैसे किसी को कोई प्रॉब्लम है या कोई किसी से दिक्कत हो रही है, किसी को क्या मतलब कोई मतलब बड़े स्तर की परेशानियां जो होती हैं
वो अगर उसमें ऐसी दिक्कत होती है तो अपनी आवाज को तब तक पहुंचाना, अपनी आवाज तक उन तक पहुंचाना जिससे क्या है उसका निवारण किया जा सके। इसकी स्थापना 1977 में हुई थी। अब हमने इतना इसका मैकब्राइड कमीशन को देखा। अब हम देखेंगे इसका क्या है कि किसी की आवाज को मतलब दबा ना रहे, अर्थात क्या है सबकी आवाज जो है एक जगह पहुंच सके। आवाज मतलब कि इस तरीके से बोलने का मतलब नहीं है, मतलब जो परेशानियां हैं वो सब तक पहुंच सके, वो पहुंच सके, उसका निवारण हो सके। अब परेशानियां ये छोटे मोटे घर में जो जो लड़ाई झगड़े होते हैं ये सब मतलब ये सब दिक्कत नहीं, बड़ी परेशानियां, जो भी बड़ी परेशानियां हैं वो क्या है जो मतलब ऊंचे लेवल की परेशानियां हैं, हाई लेवल की, तो आप उसको कह सकते हैं कि उस वो क्या है वो पहुंच सके, जिससे क्या है उसका निवारण हो सके। तो किसी की आवाज दबाई ना रहे, इसकी ये परेशानी जो है अंदर ना रहे और सब जो है सब जाने, इसके लिए इसकी मैकब्राइड कमीशन यानी अंतर्राष्ट्रीय संचार में मदद करता है। आगे हम लोग देखते हैं कि क्या है कि किसी की आवाज आवाज दबे ना अर्थात किसी की भी परेशानी मतलब परेशानी का निवारण, मतलब सब जाने, जो भी मतलब एक अपने कहने का मतलब यही है कि जो भी समस्याएं हैं वो जो बड़े लेवल की समस्याएं हैं, छोटी मोटी समस्या नहीं, जो बड़े लेवल की समस्याएं हैं वो क्या है वो सब जाने, मतलब उसका क्या है निवारण हो सके ना। तो यही क्या है, यही मैकब्राइड कमीशन है। तो इस कब आया था, तो इसकी स्थापना 1977 में हुई थी। अगर ये इसके मैकब्राइड के कमीशन की स्थापना 1977 में हुई, लेकिन रिपोर्ट जो है वो कब लिखा गया, तो रिपोर्ट की बात करेंगे तो यही कि उसकी आवाज दबे नहीं, तो इसके लिए ये रिपोर्ट लिखा गया था कब, 1980 में। कब लिखा गया था, 1980 में रिपोर्ट लिखा गया था। और ये रिपोर्ट किसने दी थी, ये किसको दी गई थी, ये यूनेस्को को दी गई थी, यूनेस्को को दी गई थी। तो एक बार समझिए फिर से, मैकब्राइड कमीशन ये अंतर्राष्ट्रीय संचार में जो भी आने वाली परेशानियां बाधाएं हैं उनका अध्ययन कर समस्याओं को दूर करना, ये मैकब्राइड कमीशन का काम है। इसका क्या है, इसकी स्थापना 1977 में हुई थी, इसीलिए हुई थी कि जो भी समस्याएं हैं उनको दूर किया जा सके और किसी की आवाज दबी ना रहे, अर्थात क्या है सभी की जो परेशानियां हैं वो सब तक पहुंच सके, उसका निवारण हो सके। और जो है इसका रिपोर्ट जो है कब लिखा गया, 1980 में लिख के यूनेस्को को दिया गया था। अच्छा ये क्या है, इसके अंतर्गत बात क्या थी कि इसके अंतर्गत बात थी मेनी वॉइस, क्या है मेनी वॉइस वन वर्ड, मेनी वॉइस वन, क्या है मेनी वॉइस वन वर्ड। उसके बाद इसी को मैकब्राइड रिपोर्ट कहते हैं, इसी को मेनी वॉइस वन वर्ड, इसी को क्या कहते हैं, इसी को मैकब्राइड रिपोर्ट। और इसकी स्थापना जो ये कब लिखा गया था रिपोर्ट, 1980 में ना। तो ये क्या मेरी वॉइस यानी जो कई आवाज क्या है वो विश्व स्तर तक पहुंचाई जा सके, सब लोग जाने, उसका निवारण हो सके, यही क्या है, इसी को मैकब्राइड रिपोर्ट कहते हैं। और इसकी मैकब्राइड कमीशन की स्थापना कब हुई थी, तो 1977 में हुई, 77 में स्थापना हुई। रिपोर्ट कब लिखी गई, 1980 में, और लिख कर किसको दिया गया, यूनेस्को को। तो हम लोगों ने यूनेस्को की क्या है, इसकी स्थापना कब हुई थी ना, तो और क्या है कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो यानी पेरिस में। और क्या है कि ये किस क्षेत्र में काम करता है, शिक्षा संस्कृति और वैज्ञानिकता के क्षेत्र में। तो ये हम लोगों ने देखा, ये क्या है बहुत छोटे छोटे हैं, तो इसीलिए अब ये क्या है यूनेस्को कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्या देखेंगे, केयर, क्या देखेंगे, केयर। अब केयर इसका फुल फॉर्म क्या है, कोऑपरेटिव ऑपरेटिव फॉर अमेरिकन, कोऑपरेटिव फॉर अमेरिकन रिलीफ एवरीवेयर।
ये कैसी संस्था है? ये अंतरराष्ट्रीय संस्था है, अंतरराष्ट्रीय संस्था है। तो कोऑपरेटिव फॉर अमेरिकन रिलीफ एवरीवेयर, ये क्या है? इसका फुल फॉर्म है कोऑपरेटिव ना फॉर अमेरिकन रिलीफ एवरीवेयर, इसे एवरीवेयर हो गया। उसके बाद इसको देखते हैं कि इसका अर्थ है, मतलब इसका क्या, इसका काम क्या है कि सर्वत्र अमेरिकी राहत सहकारिता, अमेरिकी राहत सहकारिता। तो इसमें क्या है? अमेरिकन रिलीफ एवरीवेयर यानी सर्वत्र सर्वत्र अमेरिकी राहत सहकारिता। ये केयर है, अंतरराष्ट्रीय संस्था है ये। अब इसको देखेंगे, इसके बारे में। ये भी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कब आया? तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, विश्व युद्ध के बाद यूरोपीय देशों की मदद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोपीय देशों की मदद के लिए अमेरिका ने स्थापना की, अमेरिका ने स्थापना की। जैसा कि हम लोग जितने भी संस्थाएं पढ़ रहे हैं यही समझ रहे हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में काफी नुकसान हो गया था, बेरोजगारी आ गई थी, भुखमरी आ गई थी, सब कुपोषित होने लगे थे। तो उस कुपोषण से बचने के लिए क्या है कि पाओ, उसके बाद क्या है कि बेरोजगारी से निपटने के लिए, रोजगार देने के लिए, स्वास्थ्य को ध्यान में रखने के लिए WHO, मतलब कई ऐसी संस्थाएं जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद खोली गई कि जिससे क्या है कि इन सबको राहत दिया जा सके ना, जो भी परेशानियां आई हैं उनसे क्या है निवारण किया जा सके। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोपीय देशों की मदद करने के लिए, किसकी मदद करने के लिए? तो यूरोपीय देशों की मदद करने के लिए अमेरिका ने किसकी स्थापना की थी? तो केयर की स्थापना की थी। केयर का फुल फॉर्म है कोऑपरेटिव फॉर अमेरिकन रिलीफ एवरीवेयर, इसका फुल फॉर्म है, यानी सर्वत्र अमेरिकी राहत सहकारिता। ये एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है। अब इसकी स्थापना की बात करेंगे तो स्थापना इसकी कब हुई थी? तो 27 नवंबर 1945 को हुई थी। आप देख रहे हैं काफी चीजों की स्थापना जो है वो सब 1945 को हुई थी। अभी हम लोगों ने इसके पहले कौन सी संस्था पढ़ी थी? तो यूनेस्को पढ़ा था, और यूनेस्को की स्थापना जो है 16 नवंबर 1945 को हुई थी। ठीक है, और उसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय कहाँ था? पेरिस, यानी फ्रांस। कहाँ मुख्यालय था? पेरिस, फ्रांस। उसके बाद अब इसका हम लोग देखेंगे, इसकी स्थापना 27 नवंबर 1945 को हुई। और यह मानव राहत, यह जो है, यह संस्था जो है, यह मानव राहत और विकास सहायता, यह मानव राहत और विकास सहायता के क्षेत्र में काम करता है, के क्षेत्र में काम करता है। और ये क्या है? ये एनजीओ है, एनजीओ यानी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी क्या है? ये क्या है? एक एनजीओ है, यानी क्या है? ये सरकारी नहीं है। उसके बाद ये इसको बोल सकते हैं, ये क्या है? ये गैर सांप्रदायिकता या सांप्रदायिक संस्था है। और ये भी आपातकालीन राहत के लिए काम करता है। किसके लिए काम करता है? तो आपातकालीन राहत के लिए काम करता है, आपातकालीन राहत के लिए काम करता है। किसके लिए काम करता है? तो ये भी आपातकालीन राहत के लिए क्या करता है कि काम करता है। और यह वैश्विक गरीबी से लड़ने पर केंद्रित सबसे बड़े और सबसे पुराने मानवीय सहायता संगठनों में से एक है। तो ये क्या है? चलिए केयर के बारे में और देखते हैं कि केयर क्या है। कि यह वैश्विक गरीबी से लड़ने पर, यह वैश्विक गरीबी से लड़ने पर, यह वैश्विक गरीबी से लड़ने पर केंद्रित
सबसे बड़े और सबसे पुराने मानवीय सहायता सबसे बड़े और सबसे पुराने मानवीय सहायता संगठनों में से एक है। संगठनों में से एक है। तो ये हमने समझा कि ये वैश्विक गरीबी से लड़ने पर केंद्रित सबसे बड़े और सबसे पुराने मानवीय संगठनों में से एक है। आगे हम लोग देखते हैं कि भारत में ये केयर के क्या कार्य हैं। भारत में केयर के कार्य, तो भारत जो है वो कब, भारत केयर के साथ मिलकर, केयर के साथ मिलकर कब, 1961 में, 1961 में MDM यानी मिड डे मील की स्थापना की। मिड डे मील की स्थापना की। तो ये हम लोगों ने समझा कि भारत केयर के साथ मिलकर 1961 में मिड डे मील की क्या की, स्थापना की। केयर में ने भी क्या है, एक अभियान चलाया। जैसे कि हम लोगों ने अभियान देखा ना कि WHO में देखा और भी हम लोगों ने देखा, तो वैसे क्या है, केयर ने भी क्या है, एक अभियान चलाया। केयर ने भी एक अभियान चलाया, एक अभियान चलाया। अब वो अभियान क्या था कि केयर ने एक अभियान चलाया, फूड फॉर, क्या है, फूड फॉर पीस। फूड फॉर पीस, फूड फॉर पीस यानी शांति के लिए भोजन, भोजन क्या है, फूड फॉर पीस यानी शांति के लिए भोजन। तो इससे फूड फॉर पीस यानी शांति के लिए भोजन, भारत ने भी क्या किया था कि एक अभियान चला, फूड फॉर पीस यानी क्या है कि शांति के लिए भोजन। और ये अमेरिका में चल रहा था। ये अभियान कहाँ चल रहा था, तो अमेरिका में चल रहा था। अमेरिका में चल रहा था। तो हमने क्या समझा कि भारत जो है, भारत में केयर के क्या कार्य हैं। तो भारत केयर के साथ मिलकर 1961 में MDM यानी मिड डे मील की स्थापना की। केयर ने भी एक अभियान चलाया, फूड फॉर पीस यानी शांति के लिए भोजन। और क्या है कि अमेरिका में ये अभियान जो है वो चल रहा था। फूड फॉर पीस के क्या है के तहत, इसके अंतर्गत क्या है, इस अभियान के तहत, इस अभियान के तहत यूनिसेफ केयर और क्या है, मतलब यूनिसेफ केयर मिल करके कुपोषित महिलाओं को क्या कर रहे थे, मिल्क पाउडर वितरण कर रहे थे। मिल्क पाउडर वितरण कर रहे थे। तो ये क्या हम लोगों ने देखा कि केयर देखा। केयर क्या है, इस अभियान के तहत यूनिसेफ और केयर मतलब दोनों क्या है साथ में मिल करके कुपोषित महिलाओं को मिल्क पाउडर जो है वो वितरण कर रहे थे। उसके बाद हम लोगों ने देखा एक और योजना चली, वो योजना क्या थी कि वो योजना थी काम किसके बदले, एक और योजना चली, वो योजना थी काम के बदले अनाज। काम के बदले अनाज यानी क्या है कि फूड फॉर वर्क यानी श्रम करिए। और क्या है उसके बदले जब अनाज की दिक्कत थी ना, विश्व के बाद खाने की दिक्कत थी, तो क्या है श्रम करने के बाद क्या है अनाज जो है वो प्रोवाइड किया जाता था, खाने की व्यवस्था कर दी जाती थी। तो ये क्या है, ये एक और योजना थी काम के बदले अनाज। तो हमने क्या समझा, केयर के साथ मिलकर 1961 में MDM की स्थापना की गई। भारत केयर के साथ मिलकर वो किसकी, मिड डे मील की स्थापना की गई थी। एक अभियान चला था, उसका नाम था फूड फॉर पीस यानी शांति के लिए भोजन। उसके बाद क्या है, ये अमेरिका में चल रहा था ये अभियान। इस अभियान के तहत यूनिसेफ केयर मिल करके कुपोषित महिलाओं को क्या कर रहे थे कि मिल्क पाउडर वितरण कर रहे थे।
किसमें कि फूड फॉर पीस के अंतर्गत। उसके बाद एक और योजना जो चली, वो क्या योजना थी कि काम के बदले अनाज, आप काम करिए, क्या है मजदूरों से और मतलब क्या काम करवाया जा रहा था, और क्या है कि उसके बदले में उनको अनाज दिया जा रहा था। तो यही क्या है फूड फॉर वर्क था। अब आगे हम लोग देखते हैं, तो हमने क्या समझा, केयर किस क्षेत्र में काम करता है। केयर जो है शिक्षा के क्षेत्र में, और किसके, सांस्कृतिक के क्षेत्र में, और किसके, वैज्ञानिकता के क्षेत्र में काम करता है। अब केयर विश्व के विभिन्न देशों में खाद्य सामग्री, इसको देखेंगे, केयर देश के किसके, देश के विभिन्न, केयर विश्व के विभिन्न देशों में, केयर विश्व के विभिन्न देशों में क्या है, खाद्य सामग्री, कृषि एंड और क्या करता है, चिकित्सा उपकरण, दवाई वितरण क्या है, वितरण करती है। तो आप लोग देखते भी होंगे कि आंगनबाड़ी के द्वारा और भी क्या है, बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं जो क्या है कि मतलब उसके द्वारा क्या होता है कि जो भी ऐसे कार्यक्रम है, जो भी आंगनबाड़ी हो गई, ये सब चीजों के द्वारा क्या होते हैं कि मतलब जो है सरकार द्वारा जो है दवाई, भोजन, ये सब क्या होते हैं कि दिए जाते हैं। तो केयर जो है विश्व के विभिन्न देशों में खाद्य सामग्री, कृषि, चिकित्सा उपकरण, दवाई वितरण क्या है, वितरण करती है। उसके बाद क्या देखेंगे, ये केयर का हो गया। केयर के कार्य देखेंगे, केयर के कार्य। अब केयर के कार्य में हम क्या देखेंगे, पहला है पोषण स्वास्थ्य चिकित्सा, पोषण स्वास्थ्य पहला क्या है, पोषण स्वास्थ्य शिक्षा, और क्या है, चिकित्सा का क्षेत्र, दूसरे नंबर पर है क्या, दूसरे नंबर पर है MDM यानी मिड डे मील का कार्य। तीसरे नंबर पर है व्यवहारिक पोषाहार कार्यक्रम। और चौथे नंबर पर क्या है कि विद्यालयी बालकों को कुपोषित जनित रोगों से सुरक्षा प्रदान करना। तो हम लोगों ने समझा कि ये क्या है, केयर के कार्य हैं, विद्यालयी बालकों को कुपोषित जनित रोगों से सुरक्षा प्रदान करना। तो किसके कार्य हो गए, केयर के कार्य हो गए। तो हम लोगों ने केयर की स्थापना देखी, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो और सारी चीजें जो है ये केयर के बारे में था। केयर ने कौन सा अभियान चलाया, यही जो 2 अभियान आप लोगों ने देखा वो था इम्पोर्टेंट, और कब केयर जो है वो भारत के साथ काम किया, ये सब चीजें जो है ये सब पूछा जा सकता है। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे कि क्या, अब इसके आगे केयर हमने समझा। अब नेक्स्ट नंबर पर हम लोग क्या देखेंगे कि राष्ट्रीय स्तर पर पोषण से संबंधित कार्य। तो अभी हम लोगों ने जो भी संस्थाएं देखी, ये अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं थी। जो भी हमने संस्थाएं देखी वो अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं थी। अब हम लोग राष्ट्रीय संस्थाओं को देखेंगे। क्या है राष्ट्रीय संस्थाएं, तो राष्ट्रीय संस्थाएं जो है वो पोषण से संबंधित कार्य, ये क्या करती हैं, पोषण से संबंधित कार्य। तो राष्ट्रीय संस्थाएं जो है वो पोषण से संबंधित कार्य करने की संस्था है। तो ये राष्ट्रीय संस्था है, और इसमें राष्ट्रीय संस्था में हम लोग पहला क्या है, पहली कौन सी राष्ट्रीय संस्था है जो पोषण के लिए कार्य करती है,
तो निन है, और दूसरा क्या है, CFTRI। तो पहली संस्था क्या है, निन है, दूसरी है CFTRI। ये दो जो है राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जो पोषण से संबंधित कार्य करती है ना। तो हम लोगों ने क्या समझा, दो पोषण, अभी तो जो हम लोग संस्थाएं पढ़ रहे थे वो अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं थी, लेकिन ये जो है ये राष्ट्रीय संस्थाएं हैं। अब इसमें निन में हम लोग क्या देखेंगे, ये कैसी संस्था है, ये जो है यह राष्ट्रीय संस्था है। कैसी संस्था है, तो राष्ट्रीय संस्था है। और दूसरे नंबर पर क्या देखेंगे कि ये एक राष्ट्रीय संस्था है, पोषण से संबंधित, पोषण से संबंधित है, और इसका क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, ये इसका फुल फॉर्म है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ये इनका फुल फॉर्म है। आगे हम लोग देखेंगे इसका मुख्यालय कहाँ है, तो हैदराबाद। मुख्यालय तो कहाँ है, हैदराबाद है। और हमने इतना समझा कि राष्ट्रीय संस्थाएं दो हैं, एक में हम लोगों ने निन को देखा, दूसरा हम लोगों ने CFTRI। अब निन ये क्या है, यह राष्ट्रीय संस्था है, पोषण से संबंधित कार्य करती है। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन इसकी क्या है, फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, NIN। उसके बाद मुख्यालय इसका हैदराबाद है। ये सब इंपॉर्टेंट है। अब आगे इसके इतिहास के बारे में देखेंगे, किसके, निन के। तो निन की हिस्ट्री के बारे में देखेंगे, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो निन की स्थापना, तो इसकी स्थापना जब हुई थी, क्या था कि इसकी स्थापना 1918 में कुन्नूर, यानी ये कहाँ है, तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में हुई। इसकी स्थापना कुन्नूर में तमिलनाडु में हुई थी। और क्या देखेंगे कि स्थापना के समय इसका नाम जो है वो कुन्नूर था, मतलब जब जहां स्थापना हुई थी, यहाँ पर देखिए इसमें क्या है, स्थापना के समय नाम जो है वो कुन्नूर शोध प्रयोगशाला था, कुन्नूर शोध प्रयोगशाला था। तो स्थापना के समय नाम जो है कुन्नूर शोध प्रयोगशाला था। फिर इसका नाम बदल दिया गया, फिर इसकी जगह बदल गई। अर्थात क्या है कि इसकी जगह कैसे बदली, ये देखते हैं कि अर्थात जो है स्थानांतरित हो गई। और क्या हो गया, 1959 में, कब, 1959 में निन हो गया, 1959 में निन हो गया। और मुख्यालय जो है इसका कहाँ आ गया, जो इसका मुख्यालय जो है वो हैदराबाद आ गया, हैदराबाद आ गया। तो इसमें हम लोगों ने क्या समझा कि निन की स्थापना 1918 में हुई थी, लेकिन जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसका मुख्यालय कहाँ पर था, कुन्नूर ना। लेकिन क्या है कि ये वहां से हट गई, वहां से इसको स्थानांतरित कर दिया गया। और उसका जिस टाइम जब ये था ना, जब यहाँ पर जब 1918 में स्थापना हुई थी, तब इसका नाम निन नहीं था। तब जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका नाम था कुन्नूर शोध प्रयोगशाला। और कहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी, कुन्नूर में हुई थी। लेकिन उसके बाद कब स्थानांतरित हुआ, 1959 में निन हो गया, और वहां से कहाँ स्थानांतरित हुआ, हैदराबाद ले आया गया। यानी इसकी स्थापना, इसका नाम क्या हो गया, निन हो गया 1959 में। और क्या इसकी स्थापना कहाँ हुई, तो हैदराबाद इसका मुख्यालय हो गया। ठीक, ये आप लोग को क्लियर हुआ कि नहीं, एक बार फिर समझिए कि निन की स्थापना 1918 में हुई थी, ठीक है। उसके बाद ये कहाँ पर हुई थी इसकी स्थापना, 1918 में कुन्नूर में ना। और जब कुन्नूर में स्थापना हुई थी तो इसका नाम था कुन्नूर शोध प्रयोगशाला। लेकिन जब वहां से हटाया गया इसको, तब ये आया 1959 में निन, इसका नाम बदल दिया गया और इसका मुख्यालय जो है वो हैदराबाद कर दिया गया। ये हम लोगों ने इतना समझा। अब आगे देखते हैं इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य क्या है, इसको देखते हैं। तो उद्देश्य है पोषण संबंधी अनुसंधान करना। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य पोषण संबंधी अनुसंधान करना। ये किसका, ये निन का उद्देश्य है। क्या है, पोषण संबंधी अनुसंधान करना, भोज्य पदार्थों के पोषण मूल्य का
भोज्य पदार्थों के पोषण मूल्य का विश्लेषण करना, ये क्या है, ये इसका उद्देश्य था, विश्लेषण करना। उसके बाद क्या है, निन के साथ जो है, ये निन के साथ कौन मिलकर काम किया, निन के साथ ICMR, निन के साथ ये ICMR फूड, निन के साथ ICMR फूड आइटम के पोषण मूल्य को निकाल कर परिणामों को प्रकाशित करता है, निकाल कर परिणामों को प्रकाशित करता है। तो ये देखिए हमने क्या समझा कि उद्देश्य क्या है निन का, कि पोषण संबंधी अनुसंधान करना, कि कौन से पोषण की आवश्यकता है, किसकी कमी हो रही है, जो खाद्य पदार्थ है इसमें पौष्टिकता क्या है, इसमें किस चीज की कमी है, तो ये सब चीज क्या है, निन के कार्य है। और भोज्य पदार्थों के पोषण मूल्य का विश्लेषण करना, इसमें इतनी मात्रा में प्रोटीन है, इसमें कार्बोहाइड्रेट इतनी है, ये चीजें फायदेमंद है, तो ये सब चीज क्या है, इसका विश्लेषण करना किसका कार्य है, निन का। निन के साथ ICMR फूड आइटम के, जो भी ICMR के फूड आइटम होते हैं उसके पोषण मूल्य को निकालकर, उसके जो पोषण मूल्य है, यानी यही समझाया, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन A, B, C, D, यही सब क्या है कि पोषण मूल्य को निकालकर परिणामों को प्रकाशित करना, उसमें इतना प्रोटीन है, इसको प्रकाशित करना किसका कार्य है, निन का कार्य है। तो समझा आप लोगों ने समझा होगा कि निन का उद्देश्य क्या था, कि पोषण संबंधी अनुसंधान करना, क्या है जो खाद्य पदार्थ हैं उसमें क्या है अनुसंधान करना, कौन सी चीजें कितनी मात्रा में है, कौन से फायदेमंद है, क्या किसकी अधिकता होने से नुकसान होगा, कैसे उसको काफी टाइम तक भोज्य पदार्थ को सेफ रखा जा सके, तो यही सब चीजें क्या है, निन के कार्य हैं। निन के साथ ICMR फूड आइटम को पोषण मूल्य को निकाल कर परिणामों को क्या करना, कि उसमें जो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, इन सब परिणामों को, ये सब इतनी मात्रा में है, इनको प्रकाशित करना किसका कार्य है, निन का कार्य है। तो ये हम लोगों ने इतना समझा। आगे हम लोग देखते हैं कि ICMR की एक बुक है, उसका नाम क्या है कि इसका नाम है न्यूट्रिटिव, क्या है, न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ इंडियन फूड। ये क्या है, इसमें क्या करता है कि ये किसकी ICMR की बुक है, जिसमें क्या करता है कि इसमें उस अध्ययन को प्रकाशित करता है, जो भी पोषण से संबंधित अध्ययन किए जाते हैं इसी में प्रकाशित किया जाता है, किसमें, ICMR की बुक में। आगे हम लोग देखते हैं निन के विभाग, और निन के विभाग ये इंपॉर्टेंट है। निन के कितने विभाग हैं, तो 4 विभाग हैं। अब कौन कौन से विभाग हैं, पहला देखेंगे, पहला है जीव रसायन विज्ञान। दूसरे नंबर पर क्या है कि आहार एंड पोषण। तीसरे नंबर पर है रोग संबंधी पोषण। और चौथे नंबर पर क्या है कि शिक्षा एवं प्रशिक्षण। तो ये क्या हो गए, ये ICMR जो मतलब ये क्या है, निन के 4 विभाग हैं, जीव रसायन विज्ञान, आहार एंड पोषण, रोग संबंधी पोषण, न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ इंडियन फूड। और निन जो है ये इसके कितने विभाग हैं, 4 विभाग हैं, जीव रसायन विज्ञान, आहार एंड पोषण, रोग संबंधी पोषण और शिक्षा एवं प्रशिक्षण, ये इसके 4 विभाग हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे, हम लोगों ने निन देखा, ये क्या है, राष्ट्रीय संस्था थी। अब हम लोग क्या देखेंगे, CFTRI, इसके बारे में देखेंगे, क्या है CFTRI, इसके बारे में देखेंगे। पोषण खाद्य पदार्थ को बनाने का काम करता है कौन, CFTRI। जो भी पोषण बनते हैं, जो भी खाद्य पदार्थ जो मतलब प्रोवाइड किए जाते हैं,
तो वो किससे बनते हैं, वो कहाँ से बनते हैं, कि ऐसे थोड़ी ना कोई बनाता है, वो बहुत ही जानकार से, मतलब सरकार सरकार जो भी आहार वो प्रोवाइड करती है, जो भी दवाइयाँ देती है, तो बहुत सोच समझकर काफी उसमें पोषक तत्व रहते हैं, मौजूद होते हैं, उसके बाद क्या करता है वो उन चीजों को वो सबको प्रोवाइड करता है, यानी क्या है वो आहार जो है वो वितरित करता है। तो ये CFTRI का काम है पोषण खाद्य पदार्थ को बनाने का काम करना, पोषण खाद्य पदार्थ को बनाने का काम, किसका काम है, तो CFTRI का है, पोषण खाद्य पदार्थ को बनाने का काम होता है, किसका, CFTRI का। आगे हम लोग क्या देखते हैं कि इस मल्टीपर्पज फूड बनाता है, ये मल्टीपर्पज फूड बनाता है। और ये क्वेश्चन इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि मल्टीपर्पज फूड कौन तैयार करता है, कौन संस्था तैयार करती है, तो उसमें CFTRI का नाम दे देगा, नीम का नाम दे देगा, मतलब ऐसी संस्थाओं का नाम दे देगा। तो उसमें बताना रहता है कि CFTRI जो है ये मल्टीपर्पज फूड जो है, मल्टीपर्पज फूड क्या है कि तैयार करता है। और CFTRI का इसका फुल फॉर्म क्या है, इसको देखते हैं, TRI, इसका फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल फूड क्या है कि रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये क्या है, ये CFTRI का फुल फॉर्म है। तो इसमें CFTRI यानी सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट क्या है, सी का सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये इसका फुल फॉर्म है कि CFTRI का है। इसका कार्य क्या है, मेन कार्य इसका है मल्टीपर्पज फूड तैयार करना, यानी मल्टीपर्पज फूड बनाना इसका काम है, किसका, CFTRI का। आगे हम लोग देते हैं इसका हिंदी में, तो क्या नाम है हिंदी में, केंद्रीय आहार तकनीक एवं अनुसंधान परिषद, ये किसका नाम है, CFTRI का, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी केंद्रीय आहार तकनीक अनुसंधान परिषद, जो क्या करता है कि मल्टीपर्पज फूड क्या करता है कि तैयार करता है, यानी ये खाद्य पदार्थों को जो सरकार के द्वारा वितरित किए जाते हैं उनके उत्पादन में काम करता है। खाद्य पदार्थों को जो सरकार के द्वारा क्या किए जाते हैं, सरकार के द्वारा ये बांटे जाते हैं गरीबों को, उनके वितरण में ये काम करता है। खाद्य पदार्थ को जो सरकार के द्वारा वितरित किए जाते हैं, उनके उत्पादन में काम करता है। तो ये किसका कार्य है, CFTRI का। तो जो CFTRI है इसका मतलब क्या है, देखिए CFTRI का मतलब है कि सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, मतलब खाद्य पदार्थों का उत्पादन कैसे हो, उसकी गुणवत्ता को कैसे बनाए रखा जा सके, उसमें मतलब कैसे ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो सके, इन सब चीजों को वो कैसे बनाया गया है, कैसे लोग आसानी से खरीद पाएंगे, कैसे सस्ते दाम में खरीद पाएंगे, कैसे उसमें सारे पोषक तत्व जो है वो शामिल कर पाए, और क्या है वो मतलब कोई चीज उसमें रासायनिक पदार्थ इस तरीके से केमिकल ना मिला हो जो शरीर को नुकसान पहुंचाए, इसी सब चीजों पर क्या करता है कि CFTRI क्या करता है, अनुसंधान करता है या रिसर्च करता है। CFTRI की स्थापना कब हुई थी, 1950 में हुई थी। कब हुई थी, 1950 में CFTRI की स्थापना हुई थी। मुख्यालय की बात करेंगे तो मुख्यालय जो है इसका मैसूर में है। कहाँ पर है, मैसूर में है।
अच्छा, तो हमने क्या समझा कि CFTRI किस पर रिसर्च करती है कि खाद्य पदार्थ को इसका उत्पादन कैसे किया गया है, इसके पोषण मूल्य कैसे हैं, मतलब पोषण जो है वो अच्छे हैं या नहीं, इसको क्या है आसानी से कैसे उत्पादन किया जा सकता है ज्यादा से ज्यादा मात्रा में, और किस क्या है आसानी से कैसे सब पा सकते हैं, कैसे इसको खरीद सकते हैं, सस्ते दाम में ये मिले। तो ये इसी पर क्या करता है कि CFTRI अनुसंधान करता है, रिसर्च करता है ना। तो हमने क्या समझा, मल्टीपर्पज फूड यानी ये क्या है कि सभी पोषक तत्व जो है वो शामिल हो, मल्टीपर्पज फूड को ये तैयार करता है, यानी इस पर ये रिसर्च करता है। अब आगे हम लोग देखते हैं CFTRI के विभाग। हमने नींद के 4 विभाग देखे थे, तो CFTRI के विभाग की बात करेंगे तो यहीं पर CFTRI के विभाग जो होते हैं, तो CFTRI इसके कितने विभाग हैं, इसके 7 विभाग हैं। तो 7 विभाग को हम लोग देखेंगे। पहला विभाग क्या है कि जीव रसायन विज्ञान एवं व्यवहारिक पोषण। क्या है, जीव रसायन विज्ञान एवं व्यवहारिक पोषण। व्यवहारिक पोषण, तो जीव रसायन विज्ञान एवं व्यवहारिक पोषण ये इसके अंतर्गत है। और ये दूसरा क्या है, चावल और क्या, दालों का तकनीकी अनुसंधान। चावल दालों का तकनीकी अनुसंधान। तीसरा नंबर पर क्या है, ये दूसरा हो गया। तीसरे नंबर पर है बेकिंग और कन्फेक्शनरी। अब ये कन्फेक्शनरी क्या होता है कि जहां पर बिस्किट केक बनते हैं। चौथे नंबर पर क्या है, सब्जियों का तकनीकी अनुसंधान। सब्जियों का तकनीकी अनुसंधान। ये 5वें नंबर पर क्या है कि घरेलू व अन्य कीटों की नियंत्रण विधियां। तो ये 5 नंबर हो गया। छठे नंबर पर क्या है कि जीवाणु विज्ञान। और 7वें नंबर पर प्रोटीन टेक्नोलॉजी। ये 7 हो गए। 7 विभाग हैं, जीव रसायन विज्ञान एवं व्यवहारिक पोषण, दूसरा है चावल दालों का तकनीकी अनुसंधान, और उसके बाद है बेकिंग और कन्फेक्शनरी, फिर नेक्स्ट क्या है सब्जियों का तकनीकी अनुसंधान, फिर उसके बाद नेक्स्ट है घरेलू व अन्य कीटों की नियंत्रण विधियां, फिर छठे नंबर का है जीवाणु विज्ञान और 7वें नंबर का है प्रोटीन टेक्नोलॉजी। ये 7 विभाग हो गए। तो हमने क्या देखा कि ये 7 विभाग इधर क्या है, इन्हीं सब पे क्या करता है कि CFTRI जो है ये मतलब अनुसंधान करता है। अब आगे हम लोग क्या देखेंगे कि CFTRI 3 जो महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थों के बारे में क्या करता है कि मतलब उसको बनाता है, और जिसको क्या किया जाता है कि सरकार द्वारा वितरित किया जाता है। तो आगे क्या देखेंगे कि CFTRI 3 महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थ 3 महत्वपूर्ण क्या करता है खाद्य पदार्थ बनाता है या बना रहा है जो सरकार द्वारा वितरण किया जाता है, जो सरकार द्वारा वितरण किया जा रहा है। तो देखिए ये जो सरकार द्वारा ये सब जो CFTRI मतलब जो भी अगर खाद्य पदार्थ जो है सरकार द्वारा वितरित किए जाते हैं, चाहे वो दूध पाउडर हो, चाहे वो कोई चूर्ण हो, चाहे वो कोई भी खाद्य सामग्री हो, तो उससे क्या है वो काफी सोच समझकर बनाया जाता है। और क्या जो मतलब देखते हुए किस चीज की कमी हो रही है महिलाओं में या बच्चों में, जो भी आहार प्रोवाइड किए जाते हैं, तो सब कुछ देखकर कि सही तरीके से बनाया जा रहा है, किसी प्रकार का उसमें रसायन नहीं यूज किया जाए, सब कुछ देखकर उसके समझ बूझकर उसके बाद क्या है कि खाद्य पदार्थ को बनाया जाता है। तो पहला इसमें देखेंगे क्या है, पहला बाल आहार ये पहला है। दूसरा क्या है कि माल्ट युक्त आहार,
तीसरे नंबर पर क्या है, तीसरे नंबर पर देखेंगे बहुउद्देशीय आहार। बहुउद्देशीय देशीय आहार। तो ये क्या हो गए, 3 आहार हो गए। अब हम लोग एक एक को समझेंगे कि बाल आहार क्या है, माल्ट युक्त आहार क्या है, अब बहुउद्देशीय आहार क्या है, जो कि क्या किया जाता है कि जो मतलब सरकार द्वारा वितरित किया जाता है। यही बहुउद्देशीय आहार जो है ये क्वेश्चन में आया हुआ है कि क्या जो मल्टीपर्पज फूड होता है ये किसके द्वारा बनाया जाता है, तो किसके द्वारा, CFTRI के द्वारा बनाया जाता है। तो चलिए देखते हैं कि बाल आहार में क्या क्या होता है। कि पहला देखेंगे बाल आहार, 3 है ना, एक बाल आहार, माल्ट युक्त आहार और तीसरे नंबर पर बहुउद्देशीय आहार। ये 3 हो गए। एक एक करके इसको समझेंगे कि जो बाल आहार है इसमें कैल्शियम और गेहूं का आटा कितना % होता है। तो इसमें क्या, गेहूं का आटा और क्या, कैल्शियम जो है इनका % जो होता है वो 70% होता है। कितना, 70% होता है। भुने चने भी इसमें ऐड किए जाते हैं और भुने चने को ऐड कितना किया जाता है, तो कितना, 10% ऐड किया जाता है। कितना, 10%। मूंगफली भी इसमें ऐड किया जाता है, क्या, मूंगफली का आटा, तो इसको क्या है, 20%। सब मिलाकर क्या बनाया जाता है, ये सब मिलाकर बाल आहार बनाए जाते हैं। सब मिलाकर बाल आहार बनाया जाता है। तो ये सब मिलाकर क्या बनता है, बाल आहार बनता है। नेक्स्ट देखेंगे क्या है, माल्ट युक्त आहार। इसमें क्या होता है, माल्ट मतलब क्या होता है, जौ। तो जौ कितना % होता है, जौ का आटा इसमें मिलाते हैं 40%। उसके बाद क्या मिलाते हैं, वसा रहित मूंगफली का आटा कितना मिलाते हैं, ये भी 40% ऐड करते हैं। भुने चने का आटा ऐड करते हैं, भुने चने का आटा कितना, इसमें 20%। और ऊपर से भी कुछ चीजें इसमें ऐड की जाती हैं। वो जो ऊपर से क्या लाया जाता है, कैल्शियम, विटामिन ऐड किया जाता है, तो ये क्या हो गया, माल्ट युक्त आहार हो गया, जिसमें जौ 40% होता है और क्या, मूंगफली का जो आटा, वसा रहित मूंगफली का आटा होता है ये भी 40% होता है। भुना चना होता है 20% होता है। और ऊपर से कुछ चीजें इसमें ऐड करके क्या बनाई जाती है, माल्ट युक्त आहार बनाया जाता है। और ऊपर से कैल्शियम और विटामिन इसमें ऐड कर दिया जाता है। अब बात करेंगे बहुउद्देशीय आहार, जो क्वेश्चन में आया हुआ है। बहुउद्देशीय आहार में क्या करते हैं, इसको बोलते हैं मल्टीपर्पज फूड। मूंगफली की खली, तो मूंगफली की खली क्या होती है, पहले इसको समझते हैं। मूंगफली की खली, जैसे कि सरसों होता है ना, सरसों से तेल निकाल लेते हैं, तो जो उसमें बचती है, जो सरसों जो गाय को खिलाया जाता है, वही क्या होती है, खली। उसी तरीके से इसमें वसा निकालने के बाद मूंगफली का भी बचता है, उसको बोलते हैं मूंगफली की खली। ये कितना % होता है, तो ये 75% होता है, 75%। दूसरे नंबर पर क्या है, भुना चना का आटा, ये कितना % होता है, ये 25% होता है। उसके बाद क्या है, ये दोनों फिर अलग से कई चीजें ऐड करते हैं। उसमें क्या रहेगा, विटामिन ए रहेगा, विटामिन बी रहेगा और विटामिन डी रहेगा, विटामिन B1 रहेगा। इस तरीके से कैल्शियम रहेगा। मतलब कई चीजें क्या करते हैं कि ऊपर से ऐड कर दी जाती हैं। इसी को क्या बोलते हैं, बहुउद्देशीय आहार या मल्टीपर्पज फूड के नाम से जानते हैं। तो ये आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझा होगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि CFTRI का फुल फॉर्म क्या है।
इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसके कितने विभाग हैं, 7 विभाग हैं, और क्या है ये किस क्षेत्र में काम करता है, इसमें बाल आहार, माल्ट युक्त आहार, बहुउद्देशीय आहार होते क्या हैं, यही सब पूछा जाता है। और क्या इसमें अलग से कुछ नहीं आता। तो इसका मुख्यालय कहाँ है, ये सब चीजें बहुत अच्छे से आप लोग याद करिएगा। ये क्या है कि CFTRI का फुल फॉर्म क्या है, कि उसके बाद सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च और क्या है रिसर्च इंस्टीट्यूट ना, तो ये CFTRI का फुल फॉर्म है। और हमने क्या समझा कि इसका मुख्यालय जो है, मुख्यालय कहाँ है, वो मैसूर में है, मैसूर में। और इसका क्या हम लोगों ने पढ़ा, इसकी स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी, 1950 में हुई थी ना। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1950 में हुई थी। इसका मुख्यालय इसका मुख्यालय जो है वो मैसूर में है। ये सब चीजें जो है इस बाल आहार में गेहूं क्या है, कैल्शियम और भुने चने, मूंगफली, ये सब चीजें ऐड करके बनाई जाती हैं। माल्ट युक्त में जौ जो है एकदम इम्पोर्टेंट है, क्योंकि माल्ट इसमें नाम ही है। और क्या है बहुउद्देशीय आहार, जिसको क्या बोलते हैं, मल्टीपर्पज फूड बोलते हैं। तो इसी के साथ ये आपको जो भी इसमें काफी चीजें जो है वो आपको खत्म हो चुकी हैं, मतलब क्या है समाप्त हो चुकी हैं। इसमें हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं देखी, कुछ राष्ट्रीय संस्थाएं देखी। अंतर्राष्ट्रीय में हम लोगों ने WHO देखा, हम लोग UNO क्या है, और क्या है कि यूनिसेफ क्या है ना, और यूनेस्को क्या है, और FAO क्या है, ये सब हमने समझा। केयर क्या होता है, इसके बारे में मतलब इसका क्या काम है, किस क्षेत्र में काम करता है, केयर को देखा। फिर हमने 2 राष्ट्रीय संस्थाएं देखी, एक NIN देखा, दूसरा क्या देखा, CFTRI। 2 संस्थाएं जो कि राष्ट्रीय थी, ये किस क्षेत्र में काम कर रही थी, इसको हम लोगों ने देखा। NIN का मुख्यालय कहाँ है, तो हैदराबाद है। और क्या है CFTRI, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय जो है वो मैसूर में है। तो इसी के साथ इसमें जो भी आप लोग मतलब जो भी पढ़िए वो इस तरीके से पढ़िए कि आप लोग को समझ में आ जाए। और क्या है इससे जुड़े हुए आप लोग प्रैक्टिस सेट जो है वो जरूर सॉल्व करिए, क्योंकि जो आप इससे जुड़े हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी आपको समझ में आएगा कितने क्वेश्चन आप कर ले जा रहे हैं। तो इसी के साथ आज हम लोगों ने इतना पढ़ा, और भी हम लोग कुछ संस्थाओं को पढ़ेंगे। तो इसी के साथ